गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम हरियाणा करंट अफेयर पढ़ रहे थे और उसका पार्ट नंबर 1 हमने पढ़ लिया था। आज हम पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे और पूरे अगस्त महीने का करंट अफेयर हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो कल हमने जो जो पढ़ा था एक बारी उसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा पावर टैरिफ सब्सिडी योजना। ये योजना 1 जनवरी 2021 को शुरू की गई। इसमें एमएसएमई को सस्ती बिजली उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है, ठीक है। नंबर 2 है हर हित स्टोर योजना। ये योजना 2 अगस्त 2021 को शुरू की गई। इसकी नोडल एजेंसी हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन है। इसमें क्या होगा, रिटेल आउटलेट्स का आवंटन किया जाएगा। नंबर 3 हमने पढ़ा भूमि बैंक। भूमि बैंक में भूमि के रिकॉर्ड्स रहेंगे कि गवर्नमेंट के पास कितनी सारी भूमि अवेलेबल है, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट ने 3 कमेटियों का गठन किया है, भूमि एवं दर जांच समिति, भूमि बैंक समिति और उच्चाधिकार प्राप्त भूमि बैंक समिति, ठीक है। और इसके बाद जो है हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा कि एक नए डिपार्टमेंट का निर्माण किया गया है, मानव संसाधन विकास विभाग, जो कि सभी प्रकार की भर्ती, तबादले, स्थानांतरण और उनमें होने वाले करप्शन इत्यादि की जांच करने वाला है, ठीक है। उसके बाद हमने नीरज चोपड़ा की उपलब्धियों के बारे में पढ़ा। तो आगे अब हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए, हरियाणा में जीएसटी मॉडल 2 लॉन्च किया गया है। ये जो अपने आबकारी एवं कराधान विभाग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये डिपार्टमेंट किसके अंडर आता है, ये हमारा उप मुख्यमंत्री जो है हमारे दुष्यंत चौटाला जी, उनके अंतर्गत ये मिनिस्ट्री आती है, ये डिपार्टमेंट काम करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इस मॉडल में क्या होगा, इसको अपडेट किया गया है। तो जितनी भी जीएसटी हम देखते हैं, जीएसटी में काफी स्लैब्स रहती हैं, कम से कम उसमें 4 स्लैब रहती हैं, जिससे जीएसटी को रिटर्न फाइल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसमें इन सभी कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। इससे क्या होगा, एक तो जीएसटी रिटर्न फाइल करने आसान हो जाएंगे, लोगों की भी सरलता से समझ में आएगा और जो ऑफिसर्स हैं वो भी अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। इससे सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा और इससे जो है गवर्नमेंट के पास भी और उपभोक्ता के पास भी जो हाई क्वालिटी का डाटा है वो उसकी पहुंच रहेगी, ठीक है। चलिए, हाँ, और जीएसटी कब लागू किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो ये कब लागू किया था भाई, जीएसटी है जो वो 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। 1 जुलाई 2017 को अपना जीएसटी जो है वो लागू किया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रंजीता शर्मा। हाल ही में रंजीता शर्मा जो कि 2019 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं, उनको स्वार्ड ऑफ ऑनर अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। स्वार्ड ऑफ ऑनर अवार्ड से नवाजा गया है। अब इस प्रकार का अवार्ड पाने वाली ये पहली भारतीय महिला है और पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं, ठीक है। तो ये जो अवार्ड है ये फील्ड ट्रेनिंग के दौरान जो इनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो उस ट्रेनिंग के दौरान फील्ड ट्रेनिंग के दौरान ही ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। अब इसलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि जो ये रंजीता शर्मा जी हैं ये रेवाड़ी के डहीना गांव से बिलोंग करती हैं। जो आईपीएस जो ये रंजीता शर्मा है, आईपीएस रंजीता शर्मा, ये कहां से बिलोंग करती है, रेवाड़ी से, ठीक है। रेवाड़ी के डहीना गांव से, ठीक है भाई, रेवाड़ी के डहीना गांव से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, भाई भारतीय रेलवे ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए जो है एक हाइड्रोजन ईंधन सेल से पैसेंजर ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। और इस प्रकार से हमारा हरियाणा, ये जो ट्रेन चलने वाली है ये हरियाणा में चलेगी भी। और इस प्रकार से हरियाणा पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर ये ईंधन सेल से, हाइड्रोजन ईंधन सेल से आपकी पैसेंजर ट्रेन चलने वाली है। कहां से कहां तक भाई, जींद, ये है आपकी सोनीपत से जींद तक, ठीक है। तो पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल
से क्या चलने वाली है भाई, इस ईंधन सेल से एक पैसेंजर ट्रेन चलने वाली है। कहां से कहां तक चलेगी, ये चलेगी आपकी सोनीपत से जींद तक। ये एक पैसेंजर ट्रेन है, हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलेगी। देखिए हाइड्रोजन जब टेक्नोलॉजी हम लेकर आते हैं तो इससे कार्बन का एमिशन काफी कम होता है। सभी जो ये देश हैं, सभी सरकारें हैं, पूरी कोशिश में लगी हुई हैं कि कैसे न कैसे करके हम अपने कार्बन एमिशन को कम कर पाएं, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे जो ये कार्बन एमिशन होता है इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है और हमारी जो ओजोन परत है जो कि हमारी अर्थ की रक्षा करती है उसमें छेद का कारण बनती है। ठीक है, तो यही कारण है कि जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था 2015 का, उसमें हर एक कंट्री के अपने अपने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो इसी लक्ष्य को पूरा करते हुए जो भारतीय रेलवे है उसने ये कदम उठाया है और इस प्रकार से पूरे वर्ल्ड में भारत जो है तीसरा ऐसा देश बन गया है जहां पे हाइड्रोजन ईंधन सेल से पैसेंजर ट्रेन चलने वाली है। इसके पहले जर्मनी एवं पोलैंड में भी हाइड्रोजन ईंधन सेल टेक्नोलॉजी से ट्रेन चलाई गई है। ठीक है, और एक इसके अलावा एक बात यह भी है कि इन्होंने अपना टारगेट रखा है। देखिए इंडिया का टारगेट है कि हम अपनी पूरी जीडीपी को, पूरी इकोनॉमी को हम अपनी नेट जीरो एमिशन का स्टेटस हम अचीव करने वाले हैं। यानी इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम जीरो एमिशन करेंगे, नहीं भाई, हम जितना भी एमिशन करेंगे ना, जितना भी हम उत्सर्जन करने वाले हैं वो सारा हम सिंक कर लेंगे। हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी अप्लाई करेंगे कि हम सारा का सारा कार्बन अपना एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इंडिया ने अपना जो टारगेट है वो सेट किया है 2070 तक। लेकिन भारतीय रेलवे का क्या टारगेट है, भारतीय रेलवे का क्या टारगेट है कि हम 2030 तक, भाई हम अपनी ट्रेनें कुछ इस प्रकार से हम उनमें टेक्नोलॉजी लेकर के आएंगे कि 2030 तक हम अपना स्टेटस अचीव कर लेंगे नेट जीरो, शून्य कार्बन उत्सर्जन, नेट जीरो CO2 स्टेटस। ठीक है, एमिशन, CO2 एमिशन स्टेटस, शून्य, ये क्या है, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन स्टेटस। मतलब भारतीय रेलवे ने कहा है कि भाई हम तो 2030 तक ही हम ऐसी टेक्नोलॉजी अप्लाई करेंगे अपनी ट्रेन्स वगैरह में कि हम जितना भी एमिशन कर रहे होंगे वो सब एब्जॉर्ब कर लेंगे। आपने देखा ही होगा कि गवर्नमेंट कितना मतलब मोटिवेट करती है कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाइए, क्योंकि इससे क्या होता है, उत्सर्जन कम होता है, कार्बन का जो उत्सर्जन है वो कम होता है, फिर ऐसी गैसें कम निकलती हैं जिससे ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव है जो वो नहीं होता, उनसे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं। मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं, मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं, सॉइल टेस्ट लैब्स। ठीक है, तो इस प्रकार की जो ये लैब्स हैं ये अलग अलग ब्लॉक में कम से कम हमारे हरियाणा में 40 जो है इस प्रकार की लैब्स खोली गई हैं। और इसके अलावा ये क्या करती हैं भाई, हरियाणा प्रदेश का एक लक्ष्य है कि हर खेत स्वस्थ खेत, यानी कि हम अपने खेत को स्वस्थ बनाएंगे। देखिए अब उत्पादकता बढ़ानी है किसानों की और 2022 तक हमें अपने किसानों की इनकम को डबल भी करना है। तो इन्हीं लक्ष्य को देखते हुए हमें अपने किसानों को ये बताना होगा कि आप पहले अपने सॉइल का टेस्ट कराएंगे, आप ये जानेंगे कि उसमें किन गुणों की कमी है और आपको उनके लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको इस प्रकार की लैब्स खोली जाती हैं। उसमें क्या होता है, आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है हेल्थ सॉइल कार्ड का, जिसमें कि ये सारे कि भाई आपकी मृदा में पोटेशियम है कि नाइट्रोजन है कि फास्फोरस है, भाई किस तत्व की ज्यादा कमी है, ताकि आप उसी प्रकार का जो उर्वरक है वो इस्तेमाल कर पाए। यदि आप अंधाधुंध उर्वरक का इस्तेमाल करेंगे और आपको पता ही नहीं है कि आपकी मिट्टी में किस चीज की दरअसल कमी है, तो फिर आपकी जो प्रोडक्टिविटी है फसल की वो नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इस प्रकार की लैब्स जो हैं वो खोली गई हैं। दूसरी बात यह है कि पंचकुला और करनाल, जी हाँ, पंचकुला और करनाल जो है वो ऐसे 2 जिले बन गए हैं पूरे इंडिया में जिनको NABL, ये क्या है, NABL, इसके तहत राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड से मान्यता मिली है। ये एक मान्यता देने वाली संस्थान है, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग कैलिब्रेशन लैब्स। ठीक है, मैं एक बार फुल फॉर्म लिख देती हूँ इसकी, नेशनल
एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैब्स। ये क्या करती है, ये मान्यता प्रदान करती है, ठीक है, किसी भी लैब को भाई कि ये जो है सारे मानकों पर खरी उतरती है कि नहीं उतरती। भाई आपकी लैब में सारे उपकरण जो है वो ठीक से हैं, आधुनिक हैं और वो जो है सभी मानकों पर खरा उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे। तो इस प्रकार से ये आपको ये जो है लैब्स को मान्यता प्रदान करती है। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। अब दोबारा देख लेंगे, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैब्स, ठीक है। और इस प्रकार से इसके द्वारा जो राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड होता है, तो उन्होंने हमारे 2 जिलों को जो ये मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है, तो हमारे जो ये जिले हैं ये पूरे के पूरे इंडिया में ऐसे पहले 2 जिले बन जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भाई हरियाणा प्रदेश में 15 साल पुराने जो वाहन हैं उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। उनको चलाने पर क्या लगाया गया है, प्रतिबंध आरोपित किया गया है। किस इलाके में, नॉन एनसीआर में, भाई जो एनसीआर में नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि एनसीआर के लिए अलग से क्राइटेरिया रखा हुआ है। एनसीआर में दरअसल हरियाणा ने भी जो अपना मोटर वाहन एक्ट है 1993 वाला, उसमें संशोधन पारित किया है और हाल ही में नया एक्ट प्रस्तुत किया है, हरियाणा मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2021। तो उसके अनुसार उन्होंने कहा है कि 15 साल से ज्यादा पुराने व्हीकल्स नहीं चलाए जाएंगे, ठीक है। पुराने वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध होगा। तो आप ये देख लीजिएगा कि मान लीजिए ये अपना एनसीआर वाला इलाका है और ये अपना है नॉन एनसीआर वाला इलाका। तो जो ये एनसीआर में कितने जिले आते हैं अपने, 13 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं अपने में, 13 जिले आते हैं। बाकी जो बचे हुए हैं वो इसमें आते हैं, ठीक है। कितने बच गए अपने, 9, ठीक है, 9 बच गए ना। तो 9 जिले अपने यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और 13 जिले अपने यहाँ पे आते हैं। अब अलग अलग से, हालांकि इतना याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ कि इनके लिए अलग अलग भाई इनकी इन व्हीकल्स की आयु कितनी है, ये कितने दिन तक चलेंगे। यदि आप टूरिस्ट उसमें जाते हैं, मोटर कैब लेते हैं, क्योंकि मोटर कैब क्या होती है, शेयरिंग होती है, तो उसमें बहुत सारे बंदे एक कैब में जा सकते हैं। तो उनके लिए जो है यहाँ पे 9 और 9 दोनों में 9 साल है। यदि आप खुद के व्हीकल से टूरिस्ट परमिट पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे जो है वो 8 और यहाँ पे भी 8 दिखाई देगा। लेकिन डीजल के लिए क्या है, क्योंकि डीजल वाली जो व्हीकल्स होते हैं वो ज्यादा प्रदूषण करते हैं, तो दिल्ली में केवल उनकी लाइफ कितनी है, 10 ईयर रहेगी, जबकि हरियाणा में उनको 15 साल तक चलाया जा सकता है। और इसके अलावा जो कैरेज वाले व्हीकल होते हैं जो ढुलाई करते हैं, तो उनके लिए दोनों ही एनसीआर और नॉन एनसीआर दोनों में ही आपको 15 जो ईयर है उनकी आयु इतनी रहने वाली है, ठीक है। और इसके अलावा जो है अपनी, चलिए कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट हो गया था। कोई बहुत ये सारी की सारी कैटेगरी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि किस पर्पज से ये स्टेप लिया गया है। चलिए अब जो ओलंपिक पदक विजेता थे हमारे, उनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कब किया गया, 13 अगस्त को किया गया। डेट याद रखने की कोई आवश्यकता इतनी नहीं है। हालांकि देखो कई बार क्या होता है कि बेतुकी डेट्स पूछ ली जाती हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम बिल्कुल सारी ही डेट्स भाई याद करके चलेंगे, ठीक है। आपको ज्यादा एनर्जी वहां पे वेस्ट करनी है जहां से ज्यादा और मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिनको आप अटेम्प्ट कर पाए। ये नहीं कि भाई कहीं से बेतुकी से कोई डेट पूछ ली। कई बार क्या होता है कि ये योजना कब शुरू की गई, इस प्रकार के क्वेश्चन आते थे पहले। अब इनकी जो संख्या है ना धीरे धीरे कम हो रही है। तो हमें अपनी एनर्जी कहां पे लगानी है, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, और कॉन्सेप्ट पे लगानी है, फैक्ट्स पे इतनी ज्यादा नहीं। बिल्कुल डेट्स तो सारी की सारी रटने की कतई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो भाई ओलंपिक पदक विजेताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कहां पे किया गया भाई, 13 अगस्त को पंचकुला में इनको सम्मानित किया गया। मैं बता रही हूं ताकि मतलब आपको ये ना लगे कि बताया ही नहीं कि कब, कि 13 अगस्त 2021 को पंचकुला में
पंचकुला में इनको आयोजित, इस सम्मान समारोह को आयोजित किया गया। इस मौके पर हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और हमारे जो राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय उपस्थित रहे। और इसमें जो है नीरज चोपड़ा को पता होगा, क्योंकि हम जो है अपडेट रहती है हमें हरियाणा करंट अफेयर की, तो नीरज चोपड़ा इसमें शामिल नहीं हो पाए थे स्वास्थ्य कारणों की वजह से। लेकिन दो जो हमारे पहलवान थे उनको इसमें सम्मानित किया गया। देखिए हमारे जो ओलंपिक में पदक आए हैं, तो हमने पहले भी बात की है कि 3 हमारे व्यक्तिगत पदक आए हैं। इस बारी जो ओलंपिक में मेडल आए हैं वो इंडिया का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, आज तक का इंडिया का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हमने 7 मेडल अचीव किए हैं, उसमें से 3 व्यक्तिगत मेडल जो हैं वो हरियाणा के ही खिलाड़ियों ने प्राप्त किए हैं। उनमें से आप जानते हैं एक तो है नीरज चोपड़ा। भाई नीरज चोपड़ा कहां से हैं? पानीपत से हैं। क्या करते हैं? जैवलिन थ्रो। कौन सा खेल खेलते हैं? जैवलिन थ्रो। ठीक है। उसके बाद है भाई अपने रवि दहिया। ठीक है, ये कहां से हैं? ये सोनीपत के गांव नाहरी से हैं। सोनीपत के गांव नाहरी से हैं। अब कुश्ती करते हैं भाई, कुश्ती करते हैं। और इनकी वेट कैटेगरी भी क्या होता है, पूछी जा सकती है। तो हम लिख लेंगे कि ये है अपनी 57 kg में, 57 किलो भार वर्ग में ये खेलते हैं। ठीक है। उसके बाद है बजरंग पूनिया। भाई किस डिस्ट्रिक्ट से हैं? झज्जर से बिलोंग करते हैं। क्या करते हैं भाई? कुश्ती करते हैं। कितनी वेट कैटेगरी में? भाई 63 में, 65 kg भार वर्ग में जो ये खिलाड़ी हैं खेलते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्योंकि हमारी 41 सालों के बाद हमारी हॉकी की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, और उस हॉकी की टीम में से 2 खिलाड़ी अपने हरियाणा के हैं। उनका नाम क्या क्या है? एक तो है भाई सुरेंद्र कुमार और एक है सुमित कुमार। ठीक है। हमारे हॉकी के खिलाड़ी कौन कौन है? हॉकी की टीम में जो 2 खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश से हैं वो है भाई अपने सुरेंद्र कुमार और सुमित कुमार। और अपने सुमित कुमार। ठीक है। चलिए, अब इसके अलावा क्योंकि हमारी जो वीमेन हॉकी टीम है उसने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए ओलंपिक में 4थे स्थान पर अपनी जगह बनाई है। और उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं हॉकी की टीम में, तो उसमें से 9 खिलाड़ी अपने हरियाणा प्रदेश से हैं। तो हम एक नजर उन पे भी मार लेते हैं। ठीक है। चलिए, जो वीमेन हॉकी टीम है अपनी, उसमें से 9 खिलाड़ी जो हैं वो अपने हरियाणा से हैं। ठीक है। चलिए, मोनिका मलिक, नेहा गोयल। मोनिका मलिक, नेहा गोयल और निशा है भाई, सोनीपत से ये तीनों लड़कियां। निशा और ये तीनों जो हैं वो सोनीपत से हैं। ठीक है। मोनिका मलिक, नेहा गोयल और निशा। ठीक है। निशा, नेहा गोयल, मोनिका मलिक, तीनों की तीनों आपकी सोनीपत से हैं। ठीक है। उसके बाद रानी रामपाल जो कि कैप्टन भी है। नवनीत है और एक है आपकी नवजोत कौर। ठीक है। ये दोनों ही, नवनीत कौर और ये है नवजोत कौर। ये तीनों कुरुक्षेत्र से हैं। कहां से हैं? कुरुक्षेत्र से। रानी रामपाल जो कि टीम की कैप्टन है, और नवनीत कौर, नवजोत कौर, ये भी अपनी कुरुक्षेत्र से हैं। ठीक है। चलिए, उसके बाद है अपनी शर्मिला एवं उदिता जो हैं वो हिसार से हैं। शर्मिला एवं उदिता, ये दोनों के दोनों कहां से हैं? हिसार से हैं। ठीक है भाई, याद रखेंगे। उसके बाद सविता पुनिया। क्या है? सविता पुनिया, ये सिरसा से है भाई। सिरसा से कौन है? सिरसा से है अपनी सविता पुनिया। ये गोलकीपर है। क्या है? गोलकीपर है। इनको ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सविता पुनिया सिरसा से हैं, ये टीम में गोलकीपर हैं और इनको ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए, अब अगला करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं।
देखिए, आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में हरियाणा प्रदेश के 2 आर्द्र भूमियों को रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है। उनका नाम क्या है? एक तो है भाई भिंडावास, भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक है अपना सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ठीक है, नेशनल पार्क। ठीक है, अब जो ये रामसर साइट है इसका क्या चक्कर होता है? देखिए, जो ये रामसर जगह है ये ईरान में एक जगह होती है। ठीक है, ईरान में एक जगह है ये। तो 2 फरवरी 1971 को आप याद रख सकते हैं, इसको हम वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। 2 फरवरी 1971 को ये कन्वेंशन ये समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे सभी देशों ने। जब बहुत सारे देश आपस में एक साझे लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिल जाएं और मतलब अपने लक्ष्यों को दोहराएं कि ठीक है हम भी जो है अपने इन टारगेट्स को कंप्लीट करेंगे, तो वो क्या होता है, समझौते पर हस्ताक्षर कर देते हैं। तो इन्हीं उद्देश्यों के लिए जो है 2 फरवरी 1971 को रामसर शहर है ये ईरान का, वहां पे विभिन्न देश आपस में मिले और उन्होंने जो है अपने लक्ष्य बनाए कि हम आर्द्र भूमियों का संरक्षण करेंगे, क्योंकि आर्द्र भूमि जो होती है वो एनवायरमेंट के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो अभी रामसर साइट में हमारी कितनी जो है आर्द्र भूमि आती है? तो लगभग भाई 42 आती थी। पहले 42 थी, लेकिन उसके बाद 4 जोड़ दी गई। आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में हरियाणा प्रदेश के किन 2 जगहों को रामसर साइट में जगह मिली है? तो हम बताएंगे भाई भिंडावास जो कि झज्जर में है, भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि झज्जर में है, और सुल्तानपुर जो कि आपके गुरुग्राम में है। इनको जोड़ा गया। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनके साथ ही किन 2 अन्य वेटलैंड्स को शामिल किया गया है? तो हम बताएंगे गुजरात की एक तो है भाई थोल और एक है वदवाना। ठीक है, एक तो है भाई गुजरात की थोल झील, एक तो गुजरात की थोल झील है और एक है वदवाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हमारे साथ किन 2 अन्य जगहों को, किन 2 अन्य वेटलैंड को शामिल किया गया है? तो गुजरात की है, एक तो थोल झील है और एक है वदवाना। ठीक है, इसके बाद ये 4 जुड़ गई, अब तो कितनी हो गई? 46 हो गई। लेकिन अभी हाल ही में यूपी में हैदरपुर को भी रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, एक नई और जोड़ दी गई है भाई, कौन सी है? हैदरपुर कहाँ पे पड़ती है? यूपी में। तो टोटल कितनी हो गई? टोटल हो गई भाई 47। टोटल कितनी हो गई? 47 हमारे यहाँ पे रामसर साइट है। ठीक है, चलिए अब इनके अलावा थोड़ा और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। आपसे ये पूछा जा सकता है भिंडावास जो अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यह मीठे पानी की एक आर्द्र भूमि है। यह आर्द्र भूमि की अगर हम बात करें तो आर्द्र भूमि क्या होती है? जहां पे आपका जो है पानी खड़ा हुआ हो सकता है या फिर बहता हुआ हो सकता है। यदि वो पानी बह रहा होगा तो वो 6 मीटर से अधिक उसकी गहराई नहीं होनी चाहिए। वो कृत्रिम हो सकता है, मैनमेड हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। वहां पे क्या होता है, पशु पक्षियों की बहुत सारी प्रजातियां निवास करती हैं। ठीक है, तो अपनी जो ये भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और जो सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर आप 200 और 250 से भी अधिक जल पक्षियों की प्रजातियों को देखेंगे और बहुत ही सुंदर दृश्य ये होता है। भिंडावास जो झील होती है बहुत ही सुंदर झील है हरियाणा प्रदेश की। ठीक है, चलिए इसके अलावा आपसे ये पूछा जाएगा कि इनका एरिया कितना है और कब इनको ये दर्जा दिया गया। तो इसको दिया गया भाई 1986 में और इसको दिया गया 1991 में। इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था 1991 में। इसको बर्ड सेंचुरी का दर्जा दिया गया था 1986 में। ठीक है, इनका एरिया पूछा जा सकता है। तो इनका जो एरिया है इसका देखिए, इसका कितना है? 142.52 हेक्टेयर। ठीक है, और इसका कितना एरिया है? इसका है आपका 411.55 हेक्टेयर। ठीक है, चलिए ये सारे के सारे पॉइंट्स पे आप नोट कर लेना। ठीक है, आपको समझ में भी आ रहा होगा और यदि आपको नहीं आए तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा कि क्या कमी है ताकि हम उसमें इंप्रूव कर सकें। ठीक है, चलिए
हाल ही में पीके अग्रवाल चर्चा में हैं। किस लिए चर्चा में हैं? क्योंकि ये नए डीजीपी बनाए गए हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कोई ऐसा फैक्ट है नहीं, लेकिन हमने कुछ छोड़ना नहीं है, तो इस पर्पज से हम सभी के सभी करंट अफेयर्स कर रहे हैं। तो इन्होंने किसकी जगह ली है? तो भाई इन्होंने मनोज सिन्हा की जगह ली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है परिवर्तन योजना। परिवर्तन योजना परिवर्तन योजना, ठीक है, तो कब लागू की गई? कब लागू की गई? 16 अगस्त को, 16 अगस्त को 2021 को। ठीक है, इस योजना का मेन पर्पज क्या है? देखिए, इस योजना को गुरुग्राम से हमारे सीएम ने लॉन्च किया है, और इसका मेन पर्पज क्या है कि भाई ज्यादा से ज्यादा हम ई व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएं। अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा करी थी कि गवर्नमेंट क्यों मोटिवेट करती है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाइए। क्यों मोटिवेट करती है? क्योंकि भाई वो चाहती है कार्बन एमिशन कम हो। ठीक है, हमें अपने जो वैश्विक लक्ष्य है, हमने जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में अपने टारगेट बताए हुए हैं कि भाई हमें अपना कार्बन एमिशन जो है कम करना है, ठीक है, कम करना है, तो उन्हीं लक्ष्यों को पाने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करते हैं। ठीक, तो इसीलिए हमारी हरियाणा सरकार ने ये स्टेप लिया है कि हम ज्यादा से ज्यादा इसमें जो 3 व्हीलर होंगे, सबसे पहले हम उनको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद हम अदर जो व्हीकल्स होते हैं, 4 व्हीलर हो गए भाई, जितने भी इसके अलावा जो भी हैवी या फिर लाइट व्हीकल होते हैं, हम कोशिश करेंगे कि वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले व्हीकल बन जाए। ठीक है, तो इस योजना में यही है कि परिवर्तन योजना में परिवर्तन करना है, हमें टेक्नोलॉजी का क्या करना है? परिवर्तन करना है। ठीक है, तो इसमें सब्सिडी भी मिलेगी। इस योजना को सब्सिडी कहां से मिलेगी? तो इस योजना को जो फेम स्कीम है, फेम सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, फेम स्कीम, इसकी फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, मैं लिख देती हूं, फास्टर adoption and manufacturing of hybrid and electric vehicle, faster adoption and manufacturing of hybrid electric vehicle। ठीक है, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है भाई, चलिए, इसके बाद आपका है अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र। अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र, एक प्लांट लगाया जा रहा है अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र। कहां पे भी? ये गन्नौर में। गन्नौर कहां पड़ता है? सोनीपत में। लेकिन इस प्लांट में एनर्जी जो बनेगी, अपशिष्ट से एनर्जी बनाएंगे, और ये दोनों ही डिस्ट्रिक्ट का अपशिष्ट कलेक्ट करेगी। ये सोनीपत से भी और पानीपत से भी जितना भी अपशिष्ट आपका रहेगा, उससे एनर्जी बनाएगी। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया उपाय है। एक तो इससे अपशिष्ट का निपटान हो जाएगा, जो कि इधर उधर गंदगी का पहाड़ बने जो है हमें दिखाई देता है। दूसरा, इससे हमें जो है एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो ये है अपना अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र, और इस योजना को आप देख सकते हैं 16 अगस्त को। बाकी जरूरी नहीं है डेट याद करनी। देखिए, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी आप हर एक स्कीम की जो है डेट याद करके जाइए, या हर एक जैसे कि सीएम ने अभी समारोह आयोजन किया उसकी डेट याद करिए। बिल्कुल नहीं, हो सकता है एक आधा क्वेश्चन आ भी जाए और आपसे छूट भी जाए। ठीक है, लेकिन आप उस एक नंबर के लिए अपनी सारी एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकते। फिर भी मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जो बहुत महत्वपूर्ण स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं भाई, उन पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, तो उनकी आप डेट याद करके जा सकते हैं। लेकिन सारी ही स्कीम्स की हम डेट रट के जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जो है सरकार ने गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये कोई करंट अफेयर वाली ऐसी कोई बात नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए, क्योंकि
क्या हुआ कि सीएम साहब जो हैं वो किसी गोरखनाथ के अनुयायी से मिले। अब उन व्यक्ति को बहुत ही दुख हो रहा था कि भाई साहब हमारे तो गुरुजी हैं गोरखनाथ जी, और आप क्या हर कोई गलत काम करते हो, हर कोई उल्टा सीधा काम करते हो और कहते हो कि इस गोरख धंधे में इसका हाथ है। अरे भाई गोरखनाथ एक सिद्ध मुनि थे, आपने कैसा नाम खराब किया हुआ, हमें हमारी भावनाओं को बहुत आहत पहुंचती है। तो बस उसी दिन से सीएम ने ठान लिया कि ठीक है अब गोरख धंधे का ही हम इस नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, भाई हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। तो इसी को देखते हुए बस ये स्टेप लिया गया है। चलिए अब एक छोटा सा समारोह है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन क्या है कि सब कुछ कवर करना है, तो इसलिए बस एक बार देख लेते हैं कि प्रति स्मृति एलुमनी रीयूनियन 2021, प्रति स्मृति एलुमनी रीयूनियन 2021, ठीक है। ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्राम है, इसको कुक्का क्या है ये कुक्का, ठीक है। कुक्का क्या है, पूर्व जो कुरुक्षेत्र छात्र संघ है जो पहले कहीं पढ़े होंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, उन सब ने मिल करके, उनको कुक्का कहा जा रहा है अभी, पूर्व कुरुक्षेत्र छात्र संघ, ठीक है, उन्होंने मिल करके इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। ये प्रोग्राम है प्रति स्मृति एलुमनी रीयूनियन 2021, और सीएम ने जो है इसका उद्घाटन कर दिया। अब कुछ नहीं है कि हमें पता है कि भाई जो हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है उसने केजी टू पीजी तक अपना कोर्स लॉन्च किया कि भाई केजी से लेकर के और पीजी तक की सारी पढ़ाई हमारी यूनिवर्सिटी में होने वाली है, और हम नई शिक्षा नीति को अपना करके इस केजी टू पीजी जो हमारी पढ़ाई है इसको चालू करेंगे, ठीक है। तो दूसरी बात, यहाँ पे जो जापानी लैंग्वेज के कोर्स भी शुरू होने वाले हैं, और इसी उत्साह में हमारे सीएम ने अपना नाम भी लिखवा दिया कि पहला स्टूडेंट देखिए मैं रहूंगा, ठीक है, जापानी कोर्स सीखने वाला। तो इतना ही था। हाँ, लेकिन एक बात याद रखने की है कि इसका जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था 11 जनवरी 1957 में। किसका? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, भाई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का। किसने किया था? हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, ठीक है। भाई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हमारी सबसे प्राचीन, सबसे महत्वपूर्ण और A+ ग्रेड पाने वाली पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है, और इसका उद्घाटन हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों हुआ था। और कब हुआ था? 11 जनवरी 1957 को। डेट याद ना रखेंगे तो थोड़ा ये याद रख लीजिएगा कि कब ये यूनिवर्सिटी बनी थी, 1957 को, ठीक है। चलिए, उसके अलावा बस अब क्या रह गया है, थोड़े से करंट अफेयर बचे हुए यहाँ पे, सबके खत्म होने वाले हैं। उसके बाद क्या है कि हमारे जो वाटर मैनेजमेंट के लिए हरियाणा के जल सिंचाई विभाग को अवार्ड मिला है भाई, और साथ ही हमारे जो सेंट्रल जो वाटर मिनिस्ट्री है, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री है, वो भी उपस्थित थी। अब ये बताइएगा कि केंद्रीय स्तर पर जल शक्ति मंत्रालय किनके पास है? किनके पास है भाई अपना? तो ये है अपना गजेंद्र सिंह शेखावत। किनके पास है? गजेंद्र सिंह शेखावत। और हरियाणा में ये विभाग किसके अंतर्गत काम कर रहा है? तो ये है अपने सतबीर कादियान। क्या है? सतबीर कादियान, ठीक है। और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें अवार्ड मिला है। और किस संस्था ने दिया है? तो ये है एनर्जी एंड एनवायरमेंट फाउंडेशन। ये लिख लेते हैं, एनर्जी एंड एनवायरमेंट फाउंडेशन। एनर्जी एंड एनवायरमेंट फाउंडेशन, ठीक है। तो भाई इस संस्था ने हमें इसी नाम से हमें अवार्ड दिया है। बस इसके आगे लिख दिया है ग्लोबल इनोवेशन। इसके आगे क्या लिख दिया है? ये फाउंडेशन हटा दो। एनवायरमेंट, ये क्या? एनर्जी एंड एनवायरमेंट, ग्लोबल इनोवेशन इन वाटर मैनेजमेंट, इनोवेशन इन वाटर मैनेजमेंट अवार्ड, ठीक है। चलो ये फाउंडेशन कौन सी है? एनर्जी एंड एनवायरमेंट फाउंडेशन। इन्होंने हमें कौन सा अवार्ड दिया है? अपने ही नाम वाला अवार्ड दिया है, एनर्जी एंड एनवायरमेंट ग्लोबल इनोवेशन इन वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट अवार्ड 2021, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं अपना करंट अफेयर, भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक। भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक, सरकार ने हाल ही में इसमें संशोधन कर दिया है। भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक, भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक, ठीक है। इसमें बस ये कहा गया कि जो डिस्सी होता है ना अपना,
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब इसका काम होगा क्या, किसानों को मनाना कि भाई अपनी जमीन दे दो, ठीक है, अपनी जमीन अच्छे भाव पर दे दो, हम आपको अच्छे अच्छे दाम देंगे। तो ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम होगा भाई, ठीक है। तो उसी का काम हम किसानों को मनाना जमीन देने के लिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो 48 घंटे की मोहलत थी पहले, अब वो 48 घंटे की बाध्यता नहीं है भाई सरकार की। मान लीजिए किसी किसान की जमीन एक्वायर कर ली जाती है तो 48 घंटे पहले नोटिस देना होता था, लेकिन अब ऐसी कोई भी बाउंडेशन गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है। 48 घंटे वाली जो बाउंडेशन है वो अब नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यदि 20 एकड़ से कम जमीन गवर्नमेंट के द्वारा एक्वायर की जाती है, यदि 20 एकड़ नहीं, यहाँ पे 200 एकड़ है, कितना एकड़ है, 200 एकड़ है, सॉरी 200 एकड़ से कम जमीन यदि हमारे किसानों की एक्वायर की जाती है तो उस राशि से 50% अधिक कीमत, जितनी कीमत की वो जमीन है वो, और उससे 50% अधिक कीमत किसानों को दी जाएगी, ठीक है, ठीक है भैया। चलिए अब एक ई भूमि पोर्टल आया है। ई भूमि मतलब वही है ई भूमि पोर्टल मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप से, जिसके आगे ई लिख जाए ना, ई लिखा जाए, उसमें बस वो सारा काम कैसे होगा, इलेक्ट्रॉनिक रूप में होगा। कैसे होगा, इलेक्ट्रॉनिक रूप में होने वाला है, ठीक है। तो ये ई अपना भूमि पोर्टल जो है, इसमें भूमि से लेन देन का जो सारा कार्य है वो भी ऑनलाइन होगा, इलेक्ट्रॉनिक रूप से होगा, ठीक है। इससे समय की बचत होगी, धन की बचत होगी, ठीक है, और आपको सुविधा भी होगी, आप घर बैठे कहीं पर भी चलिए लास्ट वाला है, सुमित आंतिल ने पैरा ओलंपिक में, टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड हासिल किया है। उनका रिकॉर्ड देख लेते हैं एक बार। ये है 68.55 मीटर, ये सोनीपत से है भाई। तो ये हमारे करंट अफेयर आज के कंप्लीट होते हैं। यदि आपको कोई भी सुधार की गुंजाइश दिखती है प्लीज कमेंट करिएगा, अपने सुझाव बताइएगा, और इसी तरह से हम आपके लिए करंट अफेयर लाते रहेंगे। धन्यवाद।